Hi, I am Arun Kumar Sharma, and this is my second lecture of the series on railway engineering. Today, I will talk about gauge and wheel profile. So, let's get started. This is my introduction, and you can read about me. And here is the index. फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है जो कि ग्रीन बॉक्स में दिखाया गया है एंड आज अभी हमें सेकंड लेक्चर पढ़ना है गेज एंड व्हील प्रोफाइल और जो सारे लेक्चर्स बचे हुए हैं वो रेड बॉक्स में दिखाए गए हैं वो अभी आपको करने हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 30 सेकंड में फटाफट ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ताकि चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेन होती है सबसे पहले, सबसे बेसिक एलिमेंट रेलवे इंजीनियरिंग का। उसके बाद इसमें होता है लोकोमोटिव और रेक। रेक में या तो कोच होंगे अगर पैसेंजर ट्रेन है तो, या फिर वैगन्स होंगे अगर आपका गुड्स ट्रेन है तो। हर किसी में दो बोगी होती है, हर बोगी में दो व्हील सेट होते हैं और हर व्हील सेट में दो व्हील होते हैं और ये व्हील सेट आपका रेल्स के ऊपर रखा होता है जो एक सर्टेन डिफाइंड डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती हैं जिसे हम गेज बोलते हैं। तो आज हमें पढ़ना है गेज और व्हील प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि गेज होता क्या है। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको जन्म से मालूम है, बचपन से पता है कि गेज क्या होता है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। गेज बेसिकली एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इसका मतलब अगर मैं आपको और लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, सपोज करो x, उसके रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, या तो जो हमारा मेजरमेंट है वो इससे ज्यादा होगा या कम होगा। अगर मैं ट्रैक का एग्जांपल देके बताऊं तो अगर आपने सपोज करिए किसी टाइम पे जाके रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया और ये 1678 आता है, बट आइडियल गेज तो ब्रॉड गेज में 1676 होता है, तो आप इसे बोलेंगे +2। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरा गेज +2 है तो आप समझ जाएंगे कि ये 1678 की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से ही पता है। अब आप देखिए, अगर मैं ट्रैक के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर मैंने रेल्स के बीच में अगर ये डिस्टेंस पर्टिकुलर इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया तो मैं इसे ट्रैक गेज बोल दूंगा। अगर मैं व्हील्स के बीच की इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लूंगा तो मैं इसे व्हील गेज बोल दूंगा। ऐसे वर्ड्स चेंज होते जाएंगे बट बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होगा, आप ये ध्यान रखना बस। अभी इस पिक्चर में आप एक चीज और देखिए, इसमें फ्लेंज और ट्रेड दिखाया गया है। जो ट्रेड है वो है हमारा व्हील का मेन बॉडी और जो फ्लेंज है वो आउटर प्रोजेक्टिंग पार्ट है जो इनर फेस पे है रेल के। इसके बाद अगली चीज जो आती है वो है आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करिए स्टैंडर्ड गेज से। स्टैंडर्ड कोई भी चीज, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। तो अब स्टैंडर्ड गेज एक फिक्स हो गया। अब इससे कुछ भी चीज कम होगी तो उसे हम नैरो गेज बोलेंगे, इससे कुछ भी चीज अगर ज्यादा होगी तो उसे हम ब्रॉड गेज बोलेंगे। तो अब आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड गेज से जो तीन गेज मेनली इसमें दिखाए गए जो कम है, सबसे पहला है नैरो गेज। उसका जो विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 610 mm। अगला है वो भी नैरो गेज, और ये जो मीटर गेज है ये भी इट इज ए टाइप ऑफ नैरो गेज, बट क्योंकि ये एग्जैक्ट 1000 mm है इसलिए हमने इसे मीटर गेज बोल दिया है। इसके बाद ब्रॉड गेज, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड गेज से ज्यादा है। इसका डायमेंशन आपको याद रखना है। अगर मैं इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे में यहां पे स्टैंडर्ड गेज को छोड़ के बाकी चारों गेज आपको मिलेंगे। नैरो गेज जो 610 mm वाला है ये आपको दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे है उसमें आपको मिल जाएगा, और जो 762 mm वाला है ये आपको कालका शिमला वाली लाइन पे दिख जाएगा। इसके बाद जो मीटर गेज एग्जैक्ट 1000 mm है ये आपको ऊटी वाली लाइन पे दिखेगा। अगर आप कभी जाएं तो उसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे बोलते हैं, वहां दिख जाएगा। और ब्रॉड गेज तो हमारी ऑल ओवर इंडियन रेलवे में है ही। बात आती है स्टैंडर्ड गेज की। तो स्टैंडर्ड गेज जनरली हमने मेट्रोज वगैरह में अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत ही 10-15 साल पहले ही इंडिया में इवोल्व होना स्टार्ट हुई है।
तब हमने इसमें स्टैंडर्ड गेज यूज किया। क्यों किया है रेलवे में, क्यों नहीं किया है, ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। अगला जो आता है दिमाग में क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि ऊटी में है, दार्जिलिंग में है, कालका शिमला में है। तो मतलब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सारे जगह ऐसी जगह पे नैरो गेज क्यों है, मतलब हिली टेरेन में। और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को समझने का। अगर आपके कुछ कुछ समझ में आता है और अगर आपको आंसर मिलता है तो आप लिख लीजिए। बाकी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम नैरो गेज हिली टेरेन पे यूज क्यों करते हैं, उसके काफी सारे रीजंस हैं। अगर आपने एक चीज और नोटिस की हो इस पिक्चर में, ये पिक्चर बेसिकली ये मीटर गेज का है, क्योंकि लेकिन मैंने पहले बताया कि मीटर गेज इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ नैरो गेज, तो इसलिए ऊपर नैरो गेज लिखा हुआ है। और इस पिक्चर में ये ऊटी के आसपास का ही कहीं का फोटो है। इस पिक्चर में आप नोटिस करेंगे तो ये लोकोमोटिव को देखिए, स्टीम लोको है, लेकिन इसका डायरेक्शन नोट करिए, ये राइजिंग ग्रेडियंट पे जा रही है ट्रेन अभी, तो इसलिए इसमें लोकोमोटिव सबसे पहली बात तो, अब इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये है, लेकिन लोकोमोटिव पीछे लगा है। तो सबसे पहला तो ये कि लोकोमोटिव पीछे क्यों लगा है। अब आप ये चीज सोचने का ट्राई करिए, अगर आपके समझ में आता है, और आप इसको कंपेयर करिए नॉर्मल वाली सिचुएशन पे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पिछली क्लास में मैंने जो आपको फोटोज दिखाई थी उनमें सभी में लोकोमोटिव आगे लगाया था। तो लोकोमोटिव आगे नॉर्मल कंडीशंस में क्यों लगाया जाता है और राइजिंग ग्रेडियंट में पीछे क्यों लगाया जाता है, आप ये दोनों को कंपेयर करिए और अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट्स में लिखिए। बाकी मैं इसको डिस्कस करूंगा धीरे धीरे आपके साथ। अब आपको ये समझने के लिए कि हमने माउंटेन से मीटर गेज या नैरो गेज यूज क्यों किया है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि गेज को जब हम चूज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये चूज करते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमें ये वाला गेज हमारे लिए बेटर रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 फैक्टर लिखे हुए हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है वो है कॉस्ट। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आता है एक पर्टिकुलर रेलवे लाइन का, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, तो ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है गेज पे। क्यों? क्योंकि जैसे आपका गेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका गेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बैलास्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, आपका अर्थवर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ी चीज है आपका लैंड का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से आपका जैसे जैसे आप अगर नैरो गेज से मीटर गेज की तरफ, मीटर गेज से स्टैंडर्ड गेज की तरफ, स्टैंडर्ड गेज से ब्रॉड गेज की तरफ आप जाएंगे तो ये कोस्ट वाला जो फैक्टर है ये आपका बढ़ता हुआ जाएगा। अगला जो फैक्टर है वो है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड गेज में क्या है कि आपके जो वैगन्स और जो कोचेस होते हैं उनकी साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नैरो गेज। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी कंट्री के ऊपर वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे ट्रैफिक कितना आने वाला है, तो इन सब फैक्टर्स के बाद डिसाइड किया जाता है कि वहां पे गेज कौन सा बेटर रहेगा। अगला जो फैक्टर है वो है स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो है ये होता है, फंक्शन होता है डाया ऑफ द व्हील। व्हील के डायमीटर का फंक्शन होता है। जैसे जैसे आप डायमीटर ऑफ व्हील बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये जो डाया ऑफ द व्हील है, ये डाया ऑफ द व्हील आपका डिसाइड होता है गेज के बेसिस पे। जनरली इट इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ गेज। तो आपको व्हील का डाया बढ़ाने के लिए आपको गेज भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड की रिक्वायरमेंट तो है ही हमें, तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए आपको नैरो गेज नहीं ब्रॉड गेज आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगला जो फैक्टर है वो है टेरेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक एग्जांपल के साथ कि कैसे कॉस्ट 15 से 20 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ हो गई थी यूएसबीआरएल के एग्जांपल के साथ। अब आप ये चीज देखिए, अगर किसी कंट्री में मेनली अगर ज्यादातर सारा टेरेन ही अगर माउंटेनियस है तो आप वहां पे क्यों ब्रॉड गेज लेंगे, वहां पे आप ट्राई करेंगे नैरो गेज या मीटर गेज अडॉप्ट करने का, जो कि जापान में हुआ है। जापान में आपको 60 to 70% जो वहां की रेलवे लाइन है उस पे आपको नैरो गेज ही मिलेगा। तो
तो ये वाला फैक्टर है। अब इसमें एक बात आती है कि नैरो गेज जापान ने अडॉप्ट तो कर लिया, बट उसका फायदा क्या है, मतलब नैरो गेज क्यों सूटेबल है हिली टेरेन के लिए, यही क्वेश्चन था पिछली स्लाइड में भी। अब इसके तीन मेन रीजंस हैं, और सबसे पहला जो रीजन है वो है कॉस्ट। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हिली टेरेन होता है वहां पे टनल्स और ब्रिजेस ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने ब्रॉड गेज यूज किया है तो जो टनल्स और ब्रिजेस की जो साइज चाहिए होती है वो ज़्यादा आएगी, और उसकी वजह से आपका इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। तो जो हिली टेरेन होते हैं वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा आपको। तो अगर यहाँ पे ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज पे क्या होता है कि जो भी ट्रेन्स होती हैं, गुड्स ट्रेन या फिर पैसेंजर ट्रेन, उनका लोड ज़्यादा होता है। तो अब अगर उनका लोड ज़्यादा है तो यहाँ पे ये ट्रेन नगोशिएट ही नहीं कर पाएगी कर को। क्यों? क्योंकि एक तो उनके बीच में जो कपलर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स वहाँ पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ब्रॉड गेज देने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बेटर है कि आप नैरो गेज अडॉप्ट करें। अगला जो फैक्टर है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और इसे मैं लेक्चर में बाद में डिस्कस करूंगा, आप अभी इसे होल्ड पे डाल दीजिए। तो अभी हमने ये देख लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा गेज हमें अडॉप्ट करना है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में ब्रॉड गेज क्यों अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहला जो रीजन यहाँ पे लिखा गया है फ्लैट टेरेन। ये तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इंडिया का मोस्टली जो सारा टेरेन है वो फ्लैट टेरेन है, एक्सेप्ट हिमालयन रीजन को आप छोड़ दीजिए, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन। उसके अलावा इंडिया में ज़्यादातर सारा फ्लैट टेरेन ही दिखेगा। अगला जो फैक्टर है वो स्पीड। ये चीज़ तो मैं आपको पिछली स्लाइड में भी दिखा चुका हूँ कि जैसे जैसे गेज बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ब्रॉड गेज अडॉप्ट किया। अगला जो फैक्टर है वो स्टेबिलिटी। वो आप ऐसे समझिए, ये जो पिक्चर दिया गया है, अगर इसमें ये जो रोलर्स हैं या फिर इनको व्हील्स बोलें, तो अगर ये कुछ ऐसे यहाँ अंदर होते तो ये जो बॉडी है ये कम स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल पिक्चर। तो इसलिए हमने ब्रॉड गेज अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसका व्हील सेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जो अगला फैक्टर है एक्सल लोड। अब क्यों? क्योंकि जो हमारा व्हील सेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो हम उस पर लोड भी ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं। आप लोड तो उसी बॉडी पे ज़्यादा अलाउ करोगे ना जो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सल लोड भी बढ़ जाता है। तो ये सारे रीजंस, टेक्निकल रीजंस जो मैंने बताया आपको, इसलिए हमने इंडिया में ब्रॉड गेज अडॉप्ट किया। अब लेकिन अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि स्टैंडर्ड गेज क्यों नहीं लिया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया को आप छोड़ दीजिए, बाकी वर्ल्ड में 60% कंट्रीज़ ने स्टैंडर्ड गेज अडॉप्ट किया गया है। तो अब या तो हम बहुत ही चालाक हैं कि हम तो ब्रॉड गेज ले आए, या फिर हम बहुत ही मूर्ख है कि दुनिया में कुछ भी हो हम तो जी चलाएंगे, ब्रॉड गेज ही चलाएंगे। तो मैंने इस पे जितना रिसर्च किया मुझे तो ये मिला है कि इंडिया में रेलवेज आई थी इन द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज लाया जाए या ब्रॉड गेज लाया जाए। बट इंडिया में ब्रॉड गेज इसलिए लिया गया क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनको यहाँ पे अपनी मोनोपोली रखनी थी, ताकि क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड गेज अडॉप्ट कर लिया तो हम किसी और कंट्रीज से भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या रोलिंग स्टॉक वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और अपनी मोनोपोली बनाने के लिए यहाँ पे ब्रॉड गेज लिया गया। अगला जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस क्यों जरूरी है, ये मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स में आपको दिखाया गया। मैं एक एक करके ऊपर से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है बोटल नेक्स। आप एक चीज़ देखिए, मैं ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट लेता हूँ। अब आप यहाँ ये देखिए, अगर मान लीजिए ए टू बी आपका जो गेज है वो है ब्रॉड गेज, लेकिन बीच में बी टू सी नैरो गेज है। अब इसे हम बोटल नेक बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म गेज होता तो ये बोटल नेक नहीं होता। अब आप ये चीज देखिए कि इस बोटल नेक से प्रॉब्लम कितनी सारी हो गई। सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ है एफिशिएंसी।
अगर कोई भी गुड्स ट्रेन यहाँ पे ए से डी पे जा रही थी, पहले वो आएगी ए से बी पे, फिर उसके गुड्स यहाँ पे अनलोड होंगे, फिर यहाँ पे जो नैरो गेज की जो दूसरी वाली ट्रेन होगी उसमें लोड होंगे, फिर सी तक जाएंगे, वहां फिर से अनलोड होंगे, फिर सी से ब्रॉड गेज वाली ट्रेन में लोड होंगे, फिर डी पे जाएंगे। तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स होता है। अब ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स में आपका काफी सारा लेबर कॉस्ट आ गया बीच में, लोडिंग अनलोडिंग तो लेबर से ही होगी ना, तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ गया। और सेकेंडली, जब भी ह्यूमन से हैंडलिंग होती है गुड्स की तो उसमें बहुत सारा डैमेज होता है, तो वो डैमेज वाला फैक्टर भी यहाँ पे आ गया, इसलिए इन सब फैक्टर्स की वजह से आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। अगला जो फैक्टर है वो है कंफर्ट। ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से बताया था। अब यहाँ पे ये इसलिए आया क्योंकि सेम एज गुड्स ट्रेन, आप पैसेंजर्स का सोचिए, पैसेंजर्स पहले बी स्टेशन पे उतरेंगे, फिर वो दूसरी ट्रेन में चढ़ेंगे, सी स्टेशन पे उतरेंगे, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ेंगे, फिर डी पे पहुंचेंगे, तो कितना ज्यादा इनकन्वीनियंस हो गया। तो वो जो आपका पैसेंजर का जो पैसेंजर कंफर्ट का जो आपका फैक्टर, जो आपका रेलवेज की जो अच्छी बात थी, वो तो खत्म ही हो गई है यहाँ पे। अगला जो फैक्टर है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड ट्रैक। सबसे पहले यहाँ पे नया वर्ड आया रोलिंग स्टॉक। तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, रोलिंग स्टॉक वो चीज होती है जो सारी चीज रेलवे ट्रैक पे रोल करती है, वो सारी चीज रोलिंग स्टॉक है। इसमें सब चीज आ गई है, कोचेस, वैगन, और मैं बात करूं तो ट्रैक मशीन्स जो कि मेंटेनेंस के लिए यूज होती हैं, लोकोमोटिव, तो ये सारी चीजें रोलिंग स्टॉक बोलते हैं। तो जब मैं रोलिंग स्टॉक बोलूं तो आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं। तो अब आप एक चीज सोचिए कि ए से बी ब्रॉड गेज है। अब आपका ब्रॉड गेज पे कुछ अलग ट्रेन चलेंगी, नैरो गेज पे कुछ अलग ट्रेन चलेंगी। ब्रॉड गेज की ट्रेन को आप नैरो गेज पे नहीं चला सकते हैं। यहाँ वो वाला हिसाब नहीं चलता है कि आप अपनी बाइक को गांव के खेत में दौड़ाओ या फिर आगरा वाले एक्सप्रेस वे पे दौड़ाओ, वो चीज यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे अगर आपकी ब्रॉड गेज का रोलिंग स्टॉक है तो वो ब्रॉड गेज पे चलेगा, नैरो गेज का रोलिंग स्टॉक है तो वो नैरो गेज पे चलेगा। तो इससे आपका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, आपका ट्रैक तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप ट्रैक अवेलेबल है आपके पास रोलिंग स्टॉक अवेलेबल है, आप लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको चला नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस जरूरी होता है। अगर ये पूरा ए टू डी यूनिफॉर्म होता तो आपकी एक ही ट्रेन ए से डी तक जा सकती थी। अगला जो फैक्टर है वो है प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट रूट्स। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, ए से बी तक कोई भी रूट है ब्रॉड गेज का, और ए टू सी और सी टू बी कोई और रूट है, लेकिन ए टू सी है जो है वो नैरो गेज है और यहाँ पे ब्रॉड गेज है। अब अगर सपोज करिए कल को यहाँ पे ए टू बी वाले रूट पे कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं बचता है कि आप अपनी गाड़ी को ए से डाइवर्ट करके बी पे पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में आपका नैरो गेज आ गया, आपकी ब्रॉड गेज वाला जो रोलिंग स्टॉक है वो आपका नैरो गेज पे चल ही नहीं पाएगा, तो आप क्या डाइवर्ट करेंगे। तो इसलिए आपका ऑल्टरनेट रूट वाला जो फैक्टर था वो खत्म हो गया, इसलिए आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस की जरूरत है। अगला जो फैक्टर है वो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए दिल्ली है, ये है चंडीगढ़, और ये है जयपुर, और इधर है लखनऊ ले लीजिए, इसको भोपाल ले लीजिए। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, अगर सपोज करिए आप जयपुर टू दिल्ली वाली लाइन नैरो गेज है और बाकी सारी ब्रॉड गेज है, तो अब चंडीगढ़ में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो दिल्ली सामान भेज सकती है, भोपाल भेज सकती है, लखनऊ भेज सकती है। सिमिलरली लखनऊ वाली इंडस्ट्री और भोपाल वाली इंडस्ट्री, लेकिन जो इंडस्ट्री जयपुर में है वो सिर्फ दिल्ली सामान भेज सकती है। अब इससे आप ये चीज देखिए कि सिर्फ एक गेज की वजह से जयपुर में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो वहां पे इंडस्ट्रीज ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको सप्लाई करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन है कि आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस कितना जरूरी है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा हुआ है लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस अलोंग विद देयर विड्थ स्पेसिफिकेशन। ये मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आपको 5 गेजेस बताए थे, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, सारे लिख दीजिए इसमें।
और इसके बाद है लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ गेज। इसमें मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, वो सारे एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स बहुत इजीली आप इसमें ला सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने पे बड़ी खुशी होती है, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मतलब मजा आ जाता है कि यार क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया, हो जाएगा सिलेक्शन। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल डाला हुआ है, ये मैंने टेबल इंडियन रेलवे का जो ईयर बुक होता है उससे लिया। इसमें लिखा हुआ है करंट स्टेटस ऑफ डिफरेंट गेजेस इन इंडियन रेलवे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले गेज बताया था, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, उनका यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना किलोमीटर का करंट स्टेटस है यहाँ पे। लेकिन 2 कॉलम में दिखाया गया, पहले कॉलम में दिखाया गया रूट किलोमीटर, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है रनिंग किलोमीटर। रनिंग किलोमीटर बोलो या इसे ट्रैक किलोमीटर बोलो, तो 2 चीजें हैं, रूट किलोमीटर या ट्रैक किलोमीटर। मैं दोनों में एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सपोज करो ए से लेके बी के बीच में अगर आपका सिंगल लेन है, सिंगल लेन में तो क्या होगा, आपका रूट किलोमीटर और ट्रैक किलोमीटर बराबर होगा। ट्रैक किलोमीटर मतलब ट्रैक कितना किलोमीटर है। लेकिन अगर ये डबल लेन है तो आपका रूट किलोमीटर अगर x है तो आपका जो ट्रैक किलोमीटर आएगा ये 2x होगा, क्योंकि ट्रैक किलोमीटर यहाँ पे डबल लेन है तो आपका एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। लेकिन अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये जो ब्रॉड गेज का जो फिगर इसमें दिया हुआ है टोटल, दिस इज अराउंड 92 to 93% ऑफ टोटल रूट किलोमीटर। तो मतलब हम ट्राई कर रहे हैं मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का। ज्यादातर जगह हो गया है, बस जहां अभी चल रहा है वो सिर्फ हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब लेकिन इसमें इस टेबल में एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ब्रॉड गेज को भी इन्होंने काफी सारे क्लासेस में यहाँ पे इसको स्प्लिट किया हुआ है। और ये स्प्लिट किस बेसिस पे किया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि ये बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रूट और ट्रैफिक उस पर कितना आ रहा है, और सेकेंडली हमें जिस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको फ्यूचर में ज्यादा जल्दी डेवलप करना है, उसके लिए फंड्स जल्दी अलॉट करने। अब यहाँ पे वही दिखाया हुआ है कि हमने कैसे क्लासिफाई किया है, और लिखा हुआ है फ्यूचर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो फ्यूचर वाले वर्ड को आप देखिए, अभी का नहीं है स्पीड, हमें फ्यूचर में अटेन करना है। और जो इनका इंपॉर्टेंस है वो आप जैसे जैसे ए से ई की तरफ जाएंगे वो कम होता जाएगा। और सबसे पहले बात करूं तो क्लास ए की, तो यहाँ पे हमें 160 kmph अटेन करना है, यानी कि ये जो क्लास ए रूट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा आता है, तो इसलिए हमें इस रूट को सबसे पहले इसे डेवलप करना है और यहाँ पे 160 kmph अटेन करना है। अगला जो क्लास ऑफ रूट्स हैं वो है क्लास बी रूट्स, जहाँ पे हमें 130 kmph अटेन करना है। क्लास सी रूट की अगर बात करूं तो क्लास सी में मैंने खाली इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इंडियन रेलवेज काफी सबर्बन सेक्शंस में भी काम करता है। फॉर एग्जांपल मुंबई लोकल, अब मुंबई लोकल और मैं बात करूं तो कोलकाता मेट्रो। तो हमने क्या किया है कि ये जो सारे सबर्बन जो भी सेक्शंस हैं उनको एक साथ एक क्लास में डाल दिया, ताकि उनका जो भी डेवलपमेंट का जो प्लान हो वो हम एक साथ डिसाइड कर सकें। क्योंकि वो नॉर्मल जो बाकी सारा ट्रैक है उससे उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका जो लोकल जो ट्रैफिक होता है वो काफ़ी अलग होता है। अगला जो है वो है क्लास डी। क्लास डी में हमें 110 kmph अटेन करना है, लेकिन हमने क्या किया, इसे फर्दर स्प्लिट कर दिया है। क्लास डी सिंपल है एक, और एक है क्लास डी स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या है, हमने बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्रैफिक हमने इसे फर्दर 2 क्लास में स्प्लिट कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होगा इन दोनों में, उस पे हम ज्यादा जल्दी ट्रैक पैरामीटर्स को ठीक करने का स्टार्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, अगर वो 20 GMT से ज्यादा है अभी, तो हमने उसको क्लास डी स्पेशल में डाल दिया है कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है तो हम पहले 110 यहाँ पे अटेंड करने लग रहे हैं। क्लास डी सिंपल वाला वो है जहां पे अभी ट्रैफिक 20 GMT से कम है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, पहले क्लास डी में जब क्लास डी स्पेशल में जब हम अपने पैरामीटर्स अटेन कर लेंगे तो उसके बाद हम क्लास डी सिंपल वाला जो है उसको डेवलप करने का ट्राई करेंगे। क्लास ई क्या चीज है, जो भी सारी ब्रांच लाइंस हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट रूट्स नहीं है, मतलब जो भी सारी चीज बच गई हैं उनको क्लास ई में डाल दिया है, और उनके लिए कोई ऐसा टारगेट स्पीड वगैरह का कुछ ऐसा सेट नहीं किया गया है। उन्हें भी धीरे धीरे हम फ्यूचर में डेवलप करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक मैप के जरिए दिखाया गया है क्लास ए और क्लास बी रूट्स को। मैं क्लास ए फटाफट इसमें दिखा देता हूँ, सॉरी।
तो क्लास से दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें न्यू दिल्ली, मुंबई और इधर कहीं चेन्नई होगा यहाँ पे। ये चेन्नई है और इधर है हावड़ा। तो आपने क्या किया, इन चारों को कनेक्ट करने का ट्राई किया। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वही यहाँ लिखी हुई है। इन सब चारों मेन जो सिटीज हैं इनके बीच में मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, तो इन्हें क्लास ए रूट बोला गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 160 kmph अटेंड करने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सेम एज ब्रॉड गेज। यहाँ पे क्या किया है, मीटर गेज लाइंस को भी फ्यूचर स्पीड पोटेंशियल, यानी कि सेम बात है, फ्यूचर में जितनी मैक्सिमम स्पीड हमें अटेन करनी है उसके बेसिस पे हमने मीटर गेज लाइन को भी यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। जो क्लास क्यू रूट है वहां पे हमें ग्रेटर देन 75 kmph अटेन करना है। जो क्लास आर है वहां पे 75 kmph अटेन करना है। जो क्लास एस है वहां पे हमें 75 से कम अटेन करना है, मतलब कितना भी हो सकता है ये फिगर, या 60 kmph अभी हमें अटेन करना है सपोज। तो हमने इन 3 क्लास में इस मीटर गेज जो जितने भी रूट्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं। जनरली जो ट्रैफिक है यहाँ पे वो 2.5 GMT से ज्यादा होता है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि GMT क्या चीज होती है। इसका मतलब होता है ग्रोस मेट्रिक टन। जो भी ट्रैफिक इंडियन रेलवेज ट्रैक पे जाता है, वेदर इट इज पैसेंजर और गुड्स, उसको हम ग्रोस मेट्रिक टन में मेजर करते हैं। ग्रोस का मतलब है इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द ट्रेन। तो इन सब की वजह से यहाँ पे अगर 2.5 से ज़्यादा जनरली देखा जाता है, यहाँ पे 1.5 GMT से ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन इस क्लास आर को फर्दर R1, R2 और R3 में क्लासिफाई कर रखा है बेस्ड ऑन द लोड, बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। और क्लास एस जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसमें लेस देन 1.5 GMT आपको देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो आता है कि जो गेज हमने पढ़ा था उसको हम मेजर कैसे करेंगे। उसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम गेज का हम क्रॉस लेवल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ नीचे दिखाया हुआ है। अब आप इसमें देखो, ये दोनों रेल्स हैं और इन रेल्स का जो रनिंग फेस है जो कि इनर फेस होता है, तो इनर फेस का जो बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है उससे हमने यहाँ मेजर करने का ट्राई किया। और क्रॉस लेवल का मतलब क्या है कि ये ए रेल और बी रेल के बीच में लेवल में मतलब कौन सा ऊपर है और कौन सा कितना नीचे है, इस चीज को मेजर करने के लिए भी यहाँ पे एक स्पिरिट लेवल लगा होता है, जो कि हम सर्वेइंग के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। उससे हमें पता लगता है कि ए रेल ऊंची है या बी रेल ऊंची है, और कितनी ऊंची है ये भी पता लग जाता है। तो ये मेनली आपको यूजफुल रहेगा कर्व्स वगैरह में, जहां हम सुपर एलिवेशन देते हैं तो हाँ हम ज्यादा मेजर करते हैं कि कितना सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट है और उतना है या नहीं। अब इसमें ये एक चीज आती है कि ये रीडिंग कैसे देगा। आप इसमें ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा जब भी मैं बात करूंगा तो गेज का मतलब ही ये होता है कि स्टैंडर्ड के वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब आप इसमें वैल्यू आएगी +2, तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है कि 1678 की बात हो रही है। अगर इसमें आया -2 तो उसे हम बोलेंगे 1674। वो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा। अब अगली जो चीज आती है कि डिफेक्ट्स इन गेज विच कैन अफेक्ट द ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे सेफ्टी, पंक्चुअलिटी। अगर आपके गेज में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिससे ट्रेन की सेफ्टी या पंक्चुअलिटी अफेक्ट हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है वो है टाइट गेज। अब आपका गेज या तो आइडियल गेज जो 1676 है उससे कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। अब अगर ये कम है तो उसे हम बोलेंगे टाइट गेज, और अगर ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे स्लैक गेज। तो टाइट गेज होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी रेल्स वियर कर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो व्हील है वो उसको रब करता हुआ जाएगा। अगला जो अगर स्लैक गेज है तो वहां पे क्या होगा, मैं ये अभी आपको बाद में बताऊंगा। आप खुद से सोचिए अगर आप सोच पा रहे हैं तो, वरना मैं आने वाली स्लाइड्स में इस चीज को डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई है
ऊपर वाली डेफिनेशन सेम एज इट इज जो हमने पहले पढ़ा था। ट्रैक गेज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन आप इसको फिर से पढ़िए। मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द रेल्स। सबसे पहला कीवर्ड है मिनिमम, दूसरा कीवर्ड है क्लियर डिस्टेंस, और तीसरा है रनिंग फेस। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर्ड एट 13 to 15 mm फ्रॉम द टॉप। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कीवर्ड था मिनिमम। इसका मतलब ये है कि आप इस डायग्राम पे आइए, पहले इस डायग्राम पे आप देखोगे तो अगर मैं रेल्स की बात करूं तो आप जो ट्रैक का गेज मेजर करेंगे, आप कुछ यहां भी कर सकते हैं ऊपर ऐसे, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस आपको कुछ यहां मिल रहा है नीचे, तो आपको ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है। और ये कहाँ पे आएगा? ये जनरली 13 to 15 mm नीचे आता है। ये जो आपका ऊपर वाला जो रेल टॉप है, इसको रेल टेबल भी बोल देते हैं। तो इससे 13 to 15 mm के नीचे जब आप मेजर करेंगे तो आपको मिनिमम गैप मिलेगा। और वो कौन सा गैप है? क्लियर गैप है, क्लियर डिस्टेंस है। और आगे जो कीवर्ड था वो था रनिंग फेस। और ये आप पहले ही देख चुके हैं कि आपका जो फ्लेंज है वो आपका कुछ यहाँ होता है, इस वाले फेस पे रन करता है, तो हम इसमें मेजर कर रहे हैं। अगला जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ये डायनामिक गेज का है। अब आप वर्ड पे जाइए। हम 12th क्लास में पढ़ते थे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता था? डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि जहां भी फोर्स वाला फैक्टर आ जाता था तो उसमें हम उसको हम डायनेमिक्स बोल देते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। आपका जो लोड है वो आपका यहाँ इस फेस से थोड़ी ट्रांसफर होगा। आपका जो लोड है वो आपका कहीं कुछ यहाँ से ट्रांसफर होगा। मैं क्लियर दिखा देता हूँ उसको। आपका जो लोड है वो आपका कुछ यहाँ से, सेंटर ऑफ द रेल्स, यहाँ से कुछ ट्रांसफर होगा। तो इसके बीच का जो जो डिस्टेंस होगा उससे हम बोलेंगे डायनेमिक गेज। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो डायनामिक गेज क्या होगा? नॉमिनल गेज जो हमने अभी पढ़ा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस विड्थ ऑफ द रेल। आधा इधर आधा इधर, आप पूरा जोड़ देंगे तो विड्थ ऑफ द रेल। कल को यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ भी असर्शन रीजन पे कि डायनामिक गेज असर्शन में बोल देगा ये होता है, रीजन में नीचे रीजन लिखेगा, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, कुछ भी ऐसा। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा एक क्वेश्चन आए तो ये जो डायनामिक गेज है ये विड्थ ऑफ द रेल पे डिपेंड करेगा। काफ़ी तरह की रेल होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है, इसमें लिखा हुआ है लोडिंग गेज। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है एक ऐसा गेज है जो लोडिंग वगैरह के लिए यूज होगा। अब लेकिन यूज किन चीज़ों के किन के लिए होगा? उसमें लिखा हुआ है रोलिंग स्टॉक्स के लिए यूज होगा। रोलिंग स्टॉक्स की लोडिंग में और रोलिंग स्टॉक्स को बनाने में, दोनों केस में इस लोडिंग गेज का यूज होता है। गेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, या तो उससे कम अगर कोई चीज होगी या उससे ज्यादा होगी, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पिक्चर्स की हेल्प से मैंने आपको दिखाई गई है। अब आप पहले ये पिक्चर देख लीजिए, ये वाली पिक्चर देख लीजिए, फिर आप डेफिनेशन पाइए। ये एक ऐसा एनवलप है इन विच ऑल रोलिंग स्टॉक्स मस्ट फिट। यहाँ पे जो ये दिखाया गया, कोई भी नया रोलिंग स्टॉक है या फिर कोई भी मालगाड़ी का जो भी वैगन है वो अगर लोड हुआ है तो वो जो सारा रोलिंग स्टॉक है उसका हाइट और विड्थ यहाँ पे जो दिखाया गया स्टैंडर्ड उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो हमारे स्ट्रक्चर्स को इन्फ्रिंज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोडिंग गेज का यूज करते हैं, और यही चीज यहाँ नीचे लिखी हुई है। अगला जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन गेज, और आगे लिखा हुआ है फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये एक ऐसा गेज है जो यूज होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स। परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? टनल्स, ब्रिजेस, या फिर प्लेटफॉर्म। तो इन सब चीजों की एक मिनिमम डायमेंशन फिक्स होती है, उसी को हमने गेज बोला है यहाँ पे। अब आप ये चीज तो आप इस पिक्चर में देखिए। सबसे पहले ये यहाँ पे जो रोलिंग स्टॉक है इसको आपने बना लिया बेस्ड ऑन द लोडिंग गेज, जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले। अब लेकिन आप ये जो टनल यहाँ पे दिख रही है इसको आप बनाएंगे तो आप ये वाला क्लियरेंस इसमें ऐड करेंगे।
जो आपका रोलिंग स्टॉक जो बना था लोडिंग गेज के हिसाब से, उसमें अगर आप ये क्लियरेंस आपको कितना चाहिए जो भी आपका रोलिंग स्टॉक है उससे, तो आपका कंस्ट्रक्शन गेज आ जाएगा। तो ये आपको मिनिमम डायमेंशन दे देगा कि आपको उससे ज़्यादा ही रखना है, उससे कम आपको नहीं रखना है, वरना आपका जो रोलिंग स्टॉक है वो आपका जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्रिंज करने लग जाएगा। अगला जो है वो है हाइट गेज। हाइट गेज आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा होगा जब आप किसी भी लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं तब। तो इसमें आप यहाँ देखिए ये हाइट गेज लगाओ। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो इलेक्ट्रीफाइड जो भी लाइन होती है, तो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स पे आपका जो व्हीकल है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, हो सकता है उनमें काफ़ी ज़्यादा गुड्स वगैरह भरा हो, जो आपका यहाँ पे जो OHE है इसको टच कर जाए, या फिर उसके 1-1.5 मीटर के जो भी क्लियरेंस चाहिए होता है उसमें मतलब आ जाए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपने पहले ही यहाँ पे एक गेज लगाया। गेज का काम यही है, अगर इससे कम है तो अंदर जा सकता है, अगर इससे ज़्यादा है तो अलाउड नहीं होगा। वही सेम चीज़ आपके यहाँ एक अंडरपास में दिखाई गई है। यहाँ पहले ही आपने ये हाइट गेज लगा दिया है। एक क्वेश्चन है ये जो 2015 में आया था, बहुत ही सिंपल लगेगा अब तो आपको। तो आप कॉपी पेन उठाइए और 3-3 डिफरेंस लिखिए दोनों के बीच में। और यहाँ पे जो ये गेज वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हील प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर डाली हुई है। तो मैंने यहाँ पे रेलवे और रोडवे को कंपेयर करने का ट्राई किया। तो सबसे पहले आप ये लेफ्ट वाली पिक्चर को देखिए। यहाँ पे ये गाड़ी है। अब इस गाड़ी में जो भी बैठा हुआ है, अगर उसको सीधा जाना है वो सीधा जा सकता है, अगर उसको राइट जाना है वो राइट जा सकता है, उसको लेफ्ट जाना है वो लेफ्ट भी जा सकता है। तो इसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन आपके पास ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी रेलवे में है क्या? नहीं है। जो ट्रेन इधर से आ रही होगी वो क्या इधर जा सकती है? नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है, ये आप खुद से थोड़ा सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आने वाली ट्रेन इधर चली जाए, जबकि ऐसा रोड्स में हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले जो रोडवे है और जो रेलवे है उसके व्हील की जो असेंबली है उसको समझना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये जो ये स्लाइड में मैंने आपको इस साइड रोडवे का दिखाया हुआ है एक व्हील सेट, और इस साइड रेलवे का व्हील सेट। तो जो रोडवे के जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो व्हील सेट होता है उसमें ये जो दोनों व्हील है ये रिजिडली कनेक्ट नहीं होते हैं आपके इस एक्सल से। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका ये जो व्हील है ये अगर ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है तो ये ओमेगा 2 से रोटेट कर सकता है जब भी जरूरत हो। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आपका जब भी व्हीकल लेफ्ट टर्न कर रहा है तो आपका ये देखिए कि जो आपका राइट वाला जो ये व्हील होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट व्हील, जो कि यहाँ पे ये डिफरेंशियल मूवमेंट से मिल जाता है। आपका जो ये है ये ज़्यादा तेज स्पीड में रोटेट करेगा और ये वाला कम स्पीड में रोटेट करेगा, और उससे ये वाला व्हील ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये वाला कम। अब आइए इस वाले पिक्चर पे, ये रेलवे का व्हील सेट है। रेलवे के व्हील सेट में क्या है, ये जो दोनों व्हील्स हैं और ये एक्सल है ये सारा रिजिड कनेक्शन है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल मूवमेंट नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर ये वाला व्हील ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है तो ये वाला भी ओमेगा 1 से ही रोटेट करेगा। तो फिर अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये आ गया, अगर दोनों सेम ही रोटेशनल स्पीड से रोटेट करेंगे तो फिर आप टर्न कैसे दोगे? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला हुआ है, ये इसलिए कि आप ये चीज़ घर पे भी कर सकते हैं। जो मैंने रोडवे की बात की है, आप ये जो रोड यहाँ पे दिखाई गई है, अगर आप इसको घर में लेंगे तो आप इसको ट्राई करना, इसको ऐसे इस रोड को लेफ्ट राइट घुमाने का, तो आप देखोगे कि एक जो प्लेट होती है वो ज़्यादा तेज रोटेट करेगी एज कम्पेयर टू द अदर प्लेट। अगर आपको लेफ्ट घुमाओगे तो राइट वाला प्लेट ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। अब मैं बात करता हूँ रेलवे की, कि रेलवे में कैसे होगा ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, व्हील में कोनिंग दी। अब कोनिंग क्या चीज़ है यहाँ से देखिए, ये व्हील को अगर मैं ये व्हील की जो प्रोफाइल है इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये
ऐसे कोन जैसा दिखेगा, मतलब ये जो व्हील है ये एक कोन का पार्ट है। तो अब ये कैसे फैसिलिटेट करता है टर्न लेने में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखना। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ये जो कर्व यहाँ पे दिखाया गया है लेफ्ट हैंड कर्व है। तो इसमें आप लेफ्ट वाले व्हील को देखो और राइट वाले व्हील को देखो, दोनों को ध्यान से देखने का ट्राई करो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे ही व्हील कर्व पे जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट वाला व्हील है वो अंदर वाली साइड आ जा रहा है, मतलब इस जो नॉर्मल डाया है उसका उससे स्मॉलर डाया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो जो ये बाहर वाला व्हील है राइट वाला, उसमें आपका डाया बढ़ जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये जब डाया बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट व्हील। तो यही चीज़ आपको फैसिलिटेट करती है कर्व को नेगोशिएट करने में। तो आपको जब भी अगर कभी डाउट हो कोनिंग ऑफ व्हील्स में, तो इसको बार बार बैक लो और फिर से देखो, जितनी बार देखो जब तक समझ में ना आए, जब तक ये ब्लैक स्ट्रिप्स को इसमें नोट करो आप कि ये कहाँ कैसे जा रही है, किस साइड कम हो रहा है किस साइड जा, तो आपका कभी आपको डाउट नहीं आएगा इस टॉपिक में। अब यहाँ पे सेम चीज दिखाई गई है दो पिक्चर्स के हेल्प से। ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है वो है स्ट्रेट ट्रैक की। अब स्ट्रेट ट्रैक में क्या होगा कि आपके जो व्हील्स हैं वो सेंट्रली प्लेस्ड होंगे, मतलब कि सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पे लिखा। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका रेल है और व्हील है वो ऐसे कांटेक्ट में होंगे और सिमेट्रिक होंगे बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये आपका व्हील सेट कर्व में जाएगा, तो कर्व में क्या होगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सपोज राइट हैंड कर्व है इस बार, तो आपका लेफ्ट वाला जो व्हील होगा वो बाहर वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है लार्ज डायमीटर, तो ये वाला जो व्हील इधर शिफ्ट हो गया है। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया ये इधर, तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज आपकी ये जो रेल है इसको वियर करना स्टार्ट कर देगा। लेफ्ट वाली जो रेल है इसको वियर करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ये एक बड़ा फैक्टर है कि आपको जो जो भी आपके जो कर्व्स हैं उनकी एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा आप शार्प कर्व नहीं दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपने कर्व दिया तो ये वियर, यहाँ पे तो वियर ही कर रहा है और हो सकता है ये आपकी इस रेल को माउंट कर जाए और डिरेलमेंट हो जाए। अब यहाँ पे सेम जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था उसी चीज़ को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। बस यहाँ पे थोड़ा समझने का ये है कि आप दोनों पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ये जो रोलिंग रेडियस या डाया जो भी यहाँ है, और ये जो स्ट्रेट में था और ये जो कर्व में था, मतलब ये बढ़ गया है। सेम चीज़ है जो हमने पहले देखी थी, बट इसमें एक चीज़ और ये एक्स्ट्रा हम देख सकते हैं कि काफ़ी बार आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि जब आपने व्हील में कोनिंग ही दे दी है तो फिर व्हील का जो डाया होगा वो कहाँ मेजर होगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेंटर पे ऐसे मेजर होता है, ये अराउंड ये 63.5 mm होता है और ये भी सेम ही होता है। दूसरी चीज़ और एक यहाँ देखने वाली ये है कि आपका जो रेल और व्हील का जो कांटेक्ट होता है ये सेंटर में हो रहा है। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि हमने डायनेमिक गेज क्यों बोला, तो लोड तो आपका यहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है। इस वाले केस में देखो तो आपका एक तो कांटेक्ट यहाँ हो रहा है और दूसरा कांटेक्ट यहाँ हो गया, आउटर व्हील ऑन द कर्व। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपका कर्वेचर ज़्यादा शार्प है तो ये ऐसे यहाँ पे ये टच होगा और ये धीरे धीरे जो मैंने पहले बताया था कि रेल को वियर करना स्टार्ट कर देगा। और यही रीज़न है कि कर्व में जो हमेशा आउटर रेल होती है उस पर हमेशा वियर मिलेगा आपको। उसका रीज़न ये है। एक चीज़ और हम इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये देखिए आप नीचे जो रेल्स हैं वो फ्लैट नहीं है, जो रेल्स हैं वो थोड़ा इंक्लाइंड दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने जो व्हील है उसमें 1/20 का कोनिंग दे दिया है। अब आपको ये जो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस रेल को भी इंक्लाइंड करना पड़ेगा ताकि जो इफेक्टिव कांटेक्ट है दोनों के बीच में वो अच्छा हो। तो आपने क्या किया है कि इसको भी 1/20 पे इंक्लाइन कर दिया और इसे हम कैंटिंग ऑफ रेल्स बोलते हैं। बाकी अब मैं बात करूं तो जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि नैरो गेज हिली टेरेन में क्यों देते हैं, उसके मैंने दो रीज़न तो वहाँ बता दिए थे। तीसरा रीज़न जो मैंने छोड़ा था वहाँ वो यही था कि हॉरिजॉन्टल कर्व होता है उसका रीज़न। तो अब अगर मैं बात करूं, सपोज करो इस साइड में ब्रॉड गेज लेता हूं, इस साइड में नैरो गेज लेता हूं।
ये कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, कुछ भी लगा लो 100-200 मीटर का, तो आप नैरो गेज, ये ब्रॉड गेज ये ज़्यादा होगा, ये नैरो गेज है। अब यहाँ पे अगर कोई भी कर्वेचर आता है ब्रॉड गेज में, तो दोनों की रेडियस में कुछ डिफरेंस होगा, इसका रेडियस r1 होगा, इसका रेडियस r2 होगा। अब यहाँ पे इस रेडियस जो आया, यहाँ पे जो कर्व जो आया, इसकी वजह से इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो L2 डेफिनेटली ज़्यादा होगी L1 से, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हमने कोनिंग दी है, ताकि जो हमारा ये जो आउटर आउटर रेल ये है, तो यहाँ पे जो आउटर व्हील होगा उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू द इनर व्हील, तो इसलिए हमने कोनिंग दी है। अब लेकिन नैरो गेज की अगर मैं बात करूं, तो नैरो गेज में सपोज करिए कि इतना ज़्यादा कर्वेचर है, इसका कुछ R1 डैश है और इसका कुछ R2 डैश है, तो यहाँ पे लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये है, ये गेज ये कम है, मतलब नैरो गेज तो कम होता है, तो अब जो इन दोनों जो रेडियस है इनके बीच में डिफरेंस भी कम होगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कम है, तो इन दोनों के बीच जो लेंथ में जो डिफरेंस आएगा वो भी कम आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एज कंपेयर टू द ब्रॉड गेज आप यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा दे सकते हो, तो इसलिए आप क्या करते हो कि हिली टेरेन में आप ज़्यादा हिली टेरेन में आप नैरो गेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे आपको शार्प ओरिजोनटल कर्व देने पड़ेंगे, और अगर शार्प ओरिजोनटल कर्व जहाँ देने हैं वहाँ के लिए नैरो गेज ज़्यादा बेटर है। तो अभी तक मैंने आपको 3 रीजंस बता दिए हैं। और अगला अगर मैं डिस्कस करूँ, तो हमने अभी तक कोनिंग ऑफ व्हील पूरी तरह से देख लिया है। मेनली जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी कर्व के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट ट्रैक पे ऊपर। कोनिंग ऑफ व्हील का कुछ स्ट्रेट ट्रैक पे भी इफेक्ट होगा, और उसमें सबसे पहला इफेक्ट है ये सेल्फ सेंटरिंग और सेल्फ स्टेबलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है ये पहले देख लेते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रैक में जो भी सारे पैरामीटर्स होंगे, वो चाहे गेज हो या कुछ भी हो, वो आइडियल कभी नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट मतलब होगा थोड़ा, जितना हमने परमिसिबल लिमिट में रखा हुआ है। अब अगर कुछ भी डिफेक्ट आया और आपका ये जो व्हील सेट है ये सपोज करिए राइट साइड में शिफ्ट हो गया हल्का सा, तो जो राइट साइड में था, तो जो आपका ये जो डाया है, तो ये राइट साइड का डाया बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड के डाया से, मतलब राइट साइड का डाया बढ़ गया है आपका लेफ्ट साइड वाले डाया से। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कर्व नेगोशिएट करना होता है तो हम डाया बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, यहाँ पे डाया अपने आप से बढ़ गया है। तो अब ये जो हमारा व्हील सेट है ये ट्राई क्या करेगा, जैसे ही आपका इस साइड शिफ्ट हुआ और राइट साइड वाला डाया बढ़ा, तो ये खुद ही ट्राई करेगा लेफ्ट वाली साइड जाने का। तो इसे ही सेल्फ स्टेबलाइजेशन बोला गया है ऊपर। तो यही चीज़ मैं यहाँ नीचे इस पिक्चर की हेल्प से समझाने का ट्राई कर रहा था। आप अगर समझना है तो आप ये कर सकते हैं कि घर में जो भी आपके रोड है उसमें आप एक तरफ छोटी प्लेट लगाइए, एक तरफ बड़ी, और उनको कुछ भी असेंबली से ऐसे रिजिडली कनेक्ट करिए। आप इसमें पूरे कॉन्सेप्ट में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सारा व्हील और एक्सल का जो असेंबली है ये रिजिड कनेक्शन है। अगर रिजिडली आपने कनेक्ट इसको कर लिया है, तो जब आप इसको मूव कराएंगे तो ये अपने आप से ही ऐसे इधर ट्राई करेगा घूमने का। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स है कि अगर आपका डाया यहाँ पे अलग है तो वो खुद ट्राई करेगा कि लेंथ जो ट्रेवल करनी है उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करे। अब कोनिंग ऑफ व्हील का जो अगला जो इफेक्ट है स्ट्रेट ट्रैक में वो है साइनोसोडियल मोशन। अब आप इस चीज़ को यहाँ से देखिए, ये जो व्हील सेट है वो इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पोजीशन है जो कि नॉर्मल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे व्हील सेट। दूसरी पोजीशन में क्या हुआ है कि आपके कुछ ट्रैक इरेगुलरिटीज़ आना स्टार्ट हुई हैं, तो आपका कुछ व्हील सेट इस वाली राइट वाली साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपका व्हील पूरी तरह से राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो आपका ये जो डी आर है ये डी एल से ज़्यादा होगा।
अभी मैंने आपको बताया था कि व्हील में जो टेंडेंसी होती है वो खुद को सेल्फ स्टेबलाइजेशन करने की, जैसे ही यहाँ पे आपका डाया ज़्यादा हुआ है तो ये खुद ट्राई करेगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे ज़्यादा, यहाँ पे ये खुद ट्राई करेगा कि वापस आप उस सेंट्रल पोजीशन पे आने का, तो ये ऐसे लेफ्ट वाली साइड में अपने आप को टर्न कर लेगा। तो यहाँ पे जब ये आएगा, लेकिन होगा क्या कि इसका कुछ मोमेंटम होगा, तो ये ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा और ये कुछ और ज़्यादा इधर, मतलब मोमेंटम के साथ जब ये इधर आने का ट्राई करेगा तो ये बहुत ज़्यादा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, जो डी एल है, जो लेफ्ट वाला जो व्हील है उसका डाया ज़्यादा हो जाएगा राइट वाले व्हील। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये चलता ही रहेगा। तो इससे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ मोशन आता है व्हील सेट का, ये क्या है, साइन वेव जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हम साइनोसोडियल मोशन बोलते हैं इसे। यही चीज़ आपको यहाँ नीचे मैं दिखाऊंगा, आप बस ध्यान से स्क्रीन पे देखना। ये होता है जब आपका ट्रेन चलती है तो ये ऐसे मूवमेंट होता है। तो जब आप ट्रेन के अंदर होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कि आपको कोई झूला झुला रहा है। इसीलिए जब भी आप जाते हैं ट्रेन में तो आपको जाते ही बहुत जल्दी नींद आ जाती है। और एक जो क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ा था कि अगर ये यहाँ पे स्लैग गेज होगा तो क्या होगा, तो मैं उसका यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अगर यहाँ पे स्लैग गेज होगा तो यहाँ पे इसकी ये जो साइनोसोडियल मोशन है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपको जर्क लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये सिविल सर्विसेज 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में पूछा गया कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी अपने से लिखने का ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, बाकी बाद में मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो आई होप आपने अपने से लिखने का ट्राई किया होगा। अभी आप पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील, और ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का है। तो आपने कोनिंग ऑफ व्हील देखा नहीं कि लिखना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना एग्जाम में। क्वेश्चन आसान हो या क्वेश्चन टफ हो, आपको पढ़ना है उसको अच्छे से। तो इसमें सिर्फ रिलेवेंस पूछा गया है और क्वेश्चन के मार्क्स भी 5 ही हैं। तो आपको टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग देना है। आपको ऐसा नहीं है कि सारा टाइम इसी क्वेश्चन में लगा देंगे तो बाकी पेपर कौन लिखेगा। यहाँ पे मैंने ये आंसर ब्रीफ में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। राइटिंग इतना अच्छा नहीं है बट आप ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास और टाइम बचा हुआ है तो आप इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं नीचे, और एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स की, छोटी सी 2 लाइन में। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि गेज क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि व्हील प्रोफाइल क्या होती है। उसके बाद जो अगला फैक्टर हमें डिस्कस करना था वो है एक्सल। एक्सल की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है, और ये इसको बनाते कैसे हैं, इसको फोर्जिंग से बनाते हैं। जो व्हील, जो रेल व्हील होता है उसको हम कास्टिंग से बनाते हैं, तो वो कास्ट होता है। कास्टिंग और फोर्जिंग क्या डिफरेंस है ये आपको पता नहीं है तो आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लीजिए खुद से। अब ये जो एक्सल है इसको हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है जर्नल, और जो दूसरा है वो है कोलर, और जो तीसरा है वो है व्हील सीट। तो अब यहाँ पे नाम से आप देखिए तो व्हील सीट पे क्या होगा, सबसे पहले व्हील्स कुछ यहाँ पे होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। और वो कैसे आएंगे, मतलब पहले दोनों व्हील्स को साइड में से लाएंगे और फोर्सफुली, मतलब इस पे ऐसे उसको रिजिड कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जर्नल। इसको हमें फर्दर डिस्कस करना है। क्यों करना है, क्योंकि सबसे पहले लोड यहाँ आता है, उसके बाद आपके व्हील्स जो यहाँ आते हैं उस पे जाता है। तो यहाँ से पहले लोड यहाँ जाएगा, और वो कैसे जाएगा, यहाँ पे कौन सी असेंबलीज होती हैं वो हमें थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सल बॉक्स एंड बियरिंग्स। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि बियरिंग्स होती क्या है, क्योंकि बियरिंग्स नाम सुनते ही तो आधे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो ये वर्ड हमने पहले कहाँ सुना होता है, आप अपने से याद करिए। हमने ये चीज़ सुनी होती है ब्रिजेस के कॉन्टेक्स्ट में। सारे ब्रिजेस पे हम बियरिंग्स यूज करते हैं, मतलब ये कोई पियर है तो इसके ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर होगा इसके हम यहाँ पे पहले ऐसे बियरिंग प्लेस करते हैं। तो बियरिंग का काम क्या है, बियरिंग का काम ये है कि आपका जो भी लोड यहाँ इस ब्रिज पे आने वाला है उसको यहाँ पे नीचे सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करेगा। एट द सेम टाइम
इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। तो मतलब आपका जो बियरिंग है ये क्या कर रहा है, जो आपका ये सुपर स्ट्रक्चर है और ये सब स्ट्रक्चर है, इसके बीच लोड भी ट्रांसफर कर रहा है और इन दोनों के बीच रिलेटिव मूवमेंट भी अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में। रेलवे कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो नाम सेम है तो काम भी सेम है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ ये क्या है, ये है बियरिंग्स और ये है एक्सल बॉक्स। अब होगा क्या, पहले इस बियरिंग को इस एक्सल बॉक्स के अंदर ऐसे डालेंगे और इस पूरे बॉक्स को फिर हम क्या करेंगे, जो जर्नल था उस जर्नल के ऊपर रिजिडली कनेक्ट कर देंगे। तब उससे होगा क्या कि जब एक्सल का रोटेशन होगा तो साथ साथ ये आपका जो अंदर वाला पोर्शन है ये भी सेम स्पीड से रोटेट करेगा। लेकिन जो आपका ये बाहर वाला पोर्शन है ये स्टेटिक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपका लोड तो इसी से ट्रांसफर होना है। अब आप बियरिंग का चमत्कार देखिए, बियरिंग क्या करेगी कि आपका जो यहाँ से लोड आएगा, सबसे पहले इसके ऊपर आएगा, इससे फिर इसमें आएगा और फिर इससे एक्सल पे जाएगा। तो आपका लोड भी ट्रांसफर हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है एक्सल का। अब होगा क्या कि अंदर वाला पार्ट तो रोटेट करेगा और बाहर वाला पार्ट रोटेट नहीं कर रहा, तो अब बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन आता है हाई अमाउंट में। उसे हम बोलते हैं जर्नल फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं जर्नल फ्रिक्शन नाम से? क्योंकि वो जर्नल के ऊपर ये बियरिंग हमने लगाई हुई है, इसलिए उसका नाम जर्नल फ्रिक्शन है। बाकी मैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि ये जो बियरिंग्स होती हैं ये बहुत तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पिक्चर में दिखाया गया है ये रोलर टाइप बियरिंग्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंडियन रेलवेज में अभी यूज हो रहा है। बाकी और जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो एक्सल था ये तो हमने नॉर्मल जो पहले डिस्कस किया था वो है। अब जो इधर जो यहाँ पे एक्सल दिखाया हुआ है लेफ्ट वाली साइड में, इसमें आपने ऊपर जो एक्सल बॉक्स था उसको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये वो पिछले पिक्चर में वो अलग कुछ दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा ये सर्कुलर शेप में है, बाकी काम सब एक ही है सबका। अब होगा क्या कि इसके ऊपर कुछ ऐसा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बोगी होती है, बोगी का कुछ फ्रेम आएगा और उधर से ऐसे लोड आएगा। तो ये चीज मैं आपको अगले पिक्चर में दिखाता हूँ। ये आप देखिए, सबसे पहले हुआ कि ये आपकी बोगी है, मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में दिखाया था। इसके ऊपर कोच की बॉडी होगी। तो अब आप यहाँ से लोड कैसे आएगा वो बस नोटिस करना। सबसे पहले लोड आएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से आएगा यहाँ। अब आप ये चीज देखना कि यहाँ पे जब लोड आया तो फिर आपकी बियरिंग सेक्शन में आती है कि अब आपका लोड ट्रांसफर होना है एक्सल पे, एट द सेम टाइम मूवमेंट भी अलाउ करना है। तो यहाँ से जाएगा एक्सल में बियरिंग्स के थ्रू और फिर जाएगा आपका व्हील में और फिर जाएगा आपका ट्रैक में। ये सीक्वेंस है लोड ट्रांसफर होने का। अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स को स्प्लिट कर करके एक एक चीज को पढ़ा। अभी हम क्या करते हैं, वापस सारी चीजों को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर कोच की बॉडी है और यहाँ पे ये कुछ सस्पेंशन सिस्टम दिखाया हुआ है। ये एक्सल बॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, ये व्हील हमने डिस्कस कर लिया और ये फिर नीचे रेल आ जाती है जो कि एक पर्टिकुलर गेज पे प्लेस्ड होंगी और फिर ये नीचे आपका ट्रैक का फाउंडेशन आ जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें बस एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी सस्पेंशन और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सस्पेंशन। तो आप बस जब भी मतलब कल को कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कि जो लोड का जो ट्रांसफर होता है पहले सेकेंडरी पे होता है फिर प्राइमरी पे होता है, फिर अगर आप कंफ्यूज हो जाए कहीं कि प्राइमरी पहले आना चाहिए या कुछ ऐसा। अब अगला एक क्वेश्चन है, ये सी 2020 में आया था। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और जनरल फिक्शन। तो अब आपने पढ़ लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 1 मिनट का पॉज लें और इस क्वेश्चन को अपने से सोल्व करने का ट्राई करें। अगर आपने ट्राई किया है तो अच्छा है, अदरवाइज आप यहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ, समझने का ट्राई करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फ्रिक्शन। अब आप ऑप्शन ए में जाइए। ऑप्शन ए में है कॉज ड्यू टू द वेव एक्शन ऑफ द रेल्स। अब रेल्स और जर्नल के बीच में कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि जर्नल तो उसका एक्सल का पार्ट है और रेल तो व्हील के कॉन्टैक्ट में होता है, उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं। अगला लिखा हुआ है द अमाउंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वियरिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जर्नल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं
आपके रोलर वियरिंग। अब बियरिंग किस टाइप की है ये तो, इससे तो आपका जर्नल फ्रिक्शन डेफिनेटली इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आप कभी भी देखते हैं तो आप पहले देखते हैं कि ये जो दोनों सरफेस जिनके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है वो किस टाइप के हैं सरफेस। अगर स्मूथ है तो कम होगा, तो ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि डिपेंड ही नहीं करेगा टाइप ऑफ बियरिंग पे, तो इसको आप काट देते। तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अब आप सी पे आ जाओ। सी पे लिखा हुआ है फॉर रोलर बियरिंग इट वेरीज फ्रॉम 0.5 टू, ये कुछ वैल्यूज सी दे रखी हैं, तो ये तो पता नहीं क्या है ये, सिर आदमी का गर्म हो जाए ऐसी चीज देख के। और नीचे लिखा हुआ है फोर कपल्ड बॉक्स लुब्रिकेटेड बाय हार्ड ग्रीस फ्रॉम, ये भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इन दोनों में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 50-50 चांस है कि हम लें या ना लें। अब लेकिन मैं बात करूं तो यूपीएससी में आपका दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब आप यहाँ पे कुछ भी अपने जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, या फिर थोड़ा इंटेलिजेंट गैस करके अगर आप कर लेते कैलकुलेट तो ठीक है, अदरवाइज तो इसका सही आंसर सी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे होमवर्क समझ लीजिए कि जो क्रेन्स होती हैं उसमें हम इनर फेस पे भी और आउटर फेस पे भी, दोनों फेसेस पे व्हील के जो फ्लेंज होता है, लेकिन जो रेलवे में हम क्या करते हैं सिर्फ इनर फेस पे हम उसका फ्लेंज यूज करते हैं व्हील पे। और अगर हम दोनों साइड में यूज करेंगे तो वो तो अच्छा है ना कि आपके डीरेलमेंट वगैरह के चांसेस भी कम हो जाएंगे, लेकिन हम क्यों नहीं यूज करते हैं? आप खुद से सोचने का ट्राई करिए, और अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट्स में लिखिए। अदरवाइज मैं आने वाली क्लासेस में ट्राई करूँगा इसे, कहीं ना कहीं इसे डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and secondly suggestions are always welcome. Please do write them in the comment section. Thank you.